अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत बेदस्तक अस्कलिन फसहता है एपिसोड 46। वो यकीनन अपनी उस बेख्तियाराना हरकत पर सख्त पशेमान था। नगीन उस मस्खरी कैफियत से निकल कर गुस्से में गई, मगर उस गुस्से पर भी बेयकीनी गालिब थी। आपने मुझे थप्पड़ मारा और तुमने जो मेरी जान निकाल ली थी वो क्या? वो अपनी सफाई पेश करने के अंदाज पर उतर आया था। मैंने ज़रा सा मजाक किया और आपने मुझे। उसे हमारे दुख के रोना आने लगा। दिल तो तहे हद तक बेयकीनी की जद में था। भला अनस ऐसी हरकत कर सकता था? मगर रुखसार से उठती टीसें हकीकत को मानने पर मजबूर कर रही थी। ऐसा महबूब शौहर, भला उसकी झलमलाती आंखों में अनस का दिल डूबने लगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें मजाक का भी सलीका नहीं है। मजाक में भी एक रोमांस होता है। उसके रुखसार पर नरमी से हाथ फेरते हुए कहा तो चेहरा फेरते हुए गुस्से से बोली, हर बात में रोमांस होता है, इस थप्पड़ में कौन सा रोमांस था? अनस ने संजीदा होते हुए उसे शानों से थाम कर सीधा किया था। अगर महसूस करो तो इस थप्पड़ में भी रोमांस था। तुम्हारा ये बेहुदा सा मजाक मेरी जान निकाल कर ले गया था। पल भर के लिए मुझे यूँ लगा जैसे मैं बिल्कुल बेजान हो गया हूँ। उसके बाद तुम्हारी हंसी मजाक का एतराफ़। ये थप्पड़ मेरी बदतरीन जहनी कैफियत का गुमास था। उस दुख और तकलीफ़ कारी एक्शन जो तुम्हारी इस मजाक से मुझे पहुँचे। मैं एक पल तुमसे दूर नहीं रह सकता। और तुम दायमी जुदाई की बात कर रही थी। अभी तो हमारे प्यार की एक बहार भी नहीं गुजरने की। आइंदा कभी मजाक में भी ऐसा मत कहना। उसके बेहद मोहब्बत से बोझल लबुल हसन ने लेकिन को बहुत मुतासिर किया था। उसकी मोहब्बतों पर दिल तफाकुर से भरने लगा। जानबूझकर मुँह बसोरते हुए बोली, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि इतनी प्यारी बीवी को इतने जालिमाना तरीके से समझाया जाए। अभी तक मेरा गाल सनसना रहा है। आई एम सॉरी, मगर जो कि कसूर मेरा है, दर्द मेरा दिया हुआ है, तो दवा भी मैं ही लगाऊंगा। उसकी निगाहों का प्यार और नरमी उसके लबुल हसन में भी सिमट आई थी। वो आई तो मरियम फूफो की तीमारदारी के ख्याल से थी, मगर इन 7 दिनों में उन्होंने उसे सही मायनों में घन चक्कर बना के रख दिया। सुबह से लेकर शाम तक न सिर्फ जोहा को किचन में घुसाए रखती, बल्कि खुद किसी सख्तगीर मैडम की तरह उसके सर पर सवार रहती। मेरा बच्चा बहुत खुश खुराक है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें उसकी पसंद की हर डिश बनानी आ जाए। वो मोहित से मुतालिक कहती थी। जोहा का हलक तक कड़वा होने लगता। जी चाहता एप्पल पाई में चीनी की जगह चम्मच भर मिर्च झोंक दें। अब अगले चंद माह तक अब जोहा की शक्ल को तरसेंगी, ये नहीं आने वाली इधर। इमाद उसके हालत से लुत्फ उठा रहा था। यकीन जाने इमाद भाई, मैं दुनिया की वो वाहिद लड़की हूँ जिसकी बैक वक्त 3 सासें हैं। एक ताई जान, एक अम्मी जान और एक फुप्पो। जोहा को दाजिश आ चुकी थी, मगर इमाद मज़े में था। रोज़ाना एक न एक अच्छी डिश की रौनुमाई हो रही थी। वैसे जोई, अब मैं वसूख से कह सकता हूँ कि अगर मोहित की वकालत ढप भी हो गई तो तुम उसे होटल खोलने का मशवरा दे सकती हो। मम्मा तो तुम्हें परफेक्ट कुक बना के ही वापस करेंगी। बड़ी मुश्किल से उनके हाथ लगी हो। इमाद उसकी बनाई बिरयानी खाता तौसीफ़ी अंदाज में कह रहा था। आपको मुझसे क्या हमदर्दी होनी है? आपकी तो ज़बान का चस्का पूरा हो रहा है। वो चलकर बोली तो मेरे फुप्पो ने उसे डांट दिया। खबरदार, जो बुरे दिल से कुछ सीखा तो इतने अच्छे बंदे के लिए तो वो यकीनन मोहित ही की तारीफ़ करने वाली थी, जिसे जोहा ने कतई करते हुए ज़िद होके कहा, इतने अच्छे के लिए तो किसी खास सांचे में डाल कर कोई लड़की बनाते आप लोग। मुझे खामखा इम्तिहान में डाल रखा है। हम कफ़ायत 4 लोग हैं, तुम्हें ही ठोक बजा कर सही कर लेंगे। इमाद ने हल्का सा कहका लगा कर कहा था। शराब इमाद। मेरे फुप्पो ने उसे खफीफ से घूर कर देखा था। फिर जोहा को नासिहाना अंदाज में समझाने लगी, तुम्हें तो बहुत खुश होकर और दिल से ये सब सीखना चाहिए। जब हम किसी बहुत परफेक्ट इंसान से उम्मीद जोड़ते हैं तो हमें भी उसके म्यार तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। और जब मोहित हसन जैसा हो फिर तो खुद ब खुद हर काम मेहनत की बजाय मोहब्बत से करने को जी जाता है। जोहा का दिल बुरा होने लगा। जिन नसीहतों और फजीलतों की वजह से वो घर से भागी थी, वो यहाँ भी उसकी जान नहीं छोड़ रहे थे। कितना लकी है मोहित। इमाद ने हसरत भरी आ भरी थी। बस उसकी किस्मत पर रश करते रहना। इतना नहीं कि खुद ही को किसी काबिल बना लो ताकि हर लड़की तुम्हारी किस्मत को आज़ाद समझे। मरियम फुप्पो से समझाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। अब भी उसे डांटा तो वह हाथ उठाकर बेनियाजी से बोला, मैं सिर्फ एक ही शादी करूँगा, हर लड़की से नहीं। अगर कोई लड़की इस सदी में मानी तो वो जल कर रह गई। इतनी ही जल्दी आपको शादी की तो कोई लड़की पसंद क्यों नहीं कर लेते इमाद भाई? जोहा ने भी मामले में दिलचस्पी ली थी। यूँ भी वो मौजू बदलना चाह रही थी। हर जगह मोहित हसन का हवाला अब उसकी चिढ़ बनने लगा था। ऐसे ही थोड़ी पसंद कर लूँगा लड़की।
वो कदरे त्राकर बोला था, मेरी पसंद की लड़की मेरी ही तरह अलग खसूसियत की मालिक होगी। तुम्हारे तो आज तक मैंने दुनिया सींग नहीं देखे जो उसके भी होंगे। मरियम पुप्पो ने बेरुखी से कहा तो जोहा के हंसने पर वो बुरा मान गया। देख लीजिएगा, अभी तो आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। बाद में जब मेरी पसंद की लड़की आपके सामने आएगी तो आप मोहित से ज़्यादा मेरी तारीफ़ करेंगी। 27 सालों में तो ऐसा मौका कभी नहीं दिया तुमने। अल्लाह रखे बाकी उम्र भी गुजर ही जाएगी। मेरे फूफो को दिल चलाने में कमाल हासिल था। ये इमाद का ज़ाती ख्याल था और दिल भी इमाद का हो तो उनका हर तंज बेमिसाल होता था। अगर मैं इधर रहने को ना आती होती इमाद भाई तो मैं आपसे बड़ी इम्प्रेस थी। जोहा हंसते हुए कह रही थी। ये सिर्फ बातें मुखालिफ हैं मगर मैं इनकी धुंधी से घबराने वाला नहीं हूँ। वो मरियम फूफो की तरफ इशारा करता तफाकुर से कह रहा था, ये भी तुम्हारी तरह सिर्फ बातों ही का खाता है। अब की बार मरियम फूफो उन दोनों ही को कुरेद गई थी। जोहा तड़प कर रह गई। ये अच्छी रही, मुझे भी निकम्मों की लाइन में लगा दिया। 7 दिनों से मुसलसल मुल्क का मुख्तलिफ तरीक़ों से दिया पाचा करने में लगी हुई हूँ सिर्फ आपकी खुशी के लिए। और ये बिरयानी अब तो ख्वाब में भी हाथ चलाऊँ तो इतनी ही अच्छी बन जाए। मगर आप भी अम्मी की तरह दिल तोड़ने में माहिर हैं। बिल्कुल सही पहचाना तुमने इन्हें, मगर ये भी जो तुमने मुझे गधे लाइन लगाया है ना, इसका बहुत सदमा है मुझे। इमाद मुतासिफाना अंदाज में कह रहा था, जबकि मरियम फुपोस की शिकायत पर बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। फिर बड़ी मोहब्बत से कहने लगी, मेरी जान, ये भी तो नहीं डांटती मैं। लड़कियों को घरदारी में परफेक्ट होना चाहिए, बल्कि हर उस काम में जो लड़कियों की मिस्बत ज़हनी और खानगी तामीर व तकमील का बायस हो और लड़की को बार बार मुड़कर अपने मायके वालों की तरफ ना देखना पड़े। और बेटे को फटकारने में कौन सी हुकूमत अमली छिपी है, ज़रा वो भी बता दें। इमाद ने नाराज़गी से कहना चाहा तो गहरी सांस भर के बोली, ये कि मैं तुम्हें इंसान बनाना चाहती हूँ। जोहा को उसकी इज़्ज़त अफजाई पर हंसी आई थी। मैं तो डरती ही रहती हूँ किस दिन जाने किस लड़की का हाथ पकड़ कर आ जाएगा कि इनसे मिले। ये मिसेज़ इमाद है, वो जोहा से कहती दर हकीकत इमाद को सुना रही थी। देखा ऊपर ऊपर से कितनी ब्रॉड माइंडेड बनती हैं, मगर जहाँ बेटी की शादी का मसला आया फ़ौरन अपनी पसंद की लड़की की पनाह लगा देती है। इमाद ने फ़ौरन कहा था, फिर जताने वाले अंदाज में बोला, मगर अम्मी हुजूर, शायद आप ये हकीकत भूल रही हैं कि उसे गुजारा मेरे साथ करना है, ना कि आपके साथ। शौहर के साथ तो लड़कियाँ गुजारा कर ही लेती हैं, सासों के साथ नहीं करती। मैं तो ऐसी बहू लाऊंगी जो मेरी खिदमत करे। आखिर मैंने भी तो उसके शौहर की इतने साल खिदमत की है। वो मुस्कुराहट दबाकर कह रही थी, तो कोई नर्स ले आए ना। वो वाज़े तौर पर जलकर बोला था और इसकी जलन को बढ़ावा जोहा ने दिया। और धोबन, बावर्चन और मालिन कहाँ से आएगी? ये तो मेरी 4 शादियाँ करा के ही रहेगी। इमाद को पूरा यकीन था। फिक्र मत करो मेरी जान, अच्छी बीवी वही होती है जिसमें ये सारी खसूसियात हों। शादी का मतलब सिर्फ जज्बाती ही नहीं, जहनी और घरेलू सुकून भी होता है। अब शौहर को खाना होटल से लाना हो, कपड़े धोबी से धुलवा कर प्रेस करानी हो, तो उस बेचारे का सुकून तो गारत होगा ना। उन्होंने एहसान से कहा तो वो उनकी बात सुनकर जोहा को डराने वाले अंदाज में बोला, अनकरीब तुम भी इन तमाम अहदों पर फायस होने वाली हो। मेरे फुप्पो किचन में गई तो जोहा ने तमस्कुर से कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन के सौदे पर फायस होने वाला है। ओह, इमाद जैसे उसकी बेवकूफ़ी पर हंसा था। मोहित हसन जैसे बंदे किचन में घुसकर बीवी के लिए चाय नहीं बनाया करते। बेवकूफ़, उनकी खातिर तो हर कोई खुद ही भाग भाग कर काम करता है, मगर मैं हर कोई नहीं, जोहा मीर हूँ। वो इत्मीनान से कहती बर्तन समेटने लगी। मोहित की किस्मत, वो शरारत से आह भरकर पानी पीने लगा। उसका मतलब जानकर जोहा पहले तो उसे घूरती रही, फिर अपने गिलास में बचा पानी इमाद पर उछाल दिया। वो हड़बड़ा कर उठा था, ये आपको बताने के लिए कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, इत्मीनान से कहा तो ढप से अपनी नशिस्त पर बैठते हुए मुतासिफाना अंदाज में बोला, अब तो मुझे सही मायनों में अपने जिगरी यार से हमदर्दी हो गई है। उसे मालूम ही नहीं कि उसके कितने बुरे दिन आने वाले हैं। उसके अल्फाज ने जोहा को दिल मिलाने पर मजबूर कर दिया, मगर मरियम फूफो के आ जाने की वजह से वो उसे जवाब नहीं दे पाई थी। बस बिठाकर फिजूल बातें करवा लो, इससे जितनी मर्जी। वो इमाद की आखिरी बात सुन चुकी थी। जोहा उसे मुँह चिढ़ाती बर्तन ट्रे में रखे किचन की तरफ बढ़ गई। उस वक्त डोर बेल बजने की आवाज़ आई तो इमाद फ़ौरन उठ गया। अब इतनी रात को निकलना जाना किसी के साथ, मेरे फुप्पो ने तंबी अंदाज में कहा था। वाह भाई, इमाद ना हुआ कोई जवान जहान लड़की हो गई जो निकल जाएगी। वो हंसता हुआ बाहर निकल गया था। वो भी मुस्कुराती हुई जोहा के पास चली आई जो चाय बना रही थी। अगले चंद मिनटों के बाद इमाद किचन में आया तो गैरमामूली तौर पर संजीदा था। आ गए होंगे दोस्त बुलाने, मेरे फुप्पो ने कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर
ज़ोहा को देखने लगा, जब उनकी तरफ पलट कर कैबिनेट से टेक लगाए खड़ी थी। फिर कौन है इस वक्त? वो हैरान सी पूछ रही थी। कोई लड़का है। वो भी ज़ोहा को देख रहा था। फिर आगे बोला तो अब तक बेपरवाह खड़ी ज़ोहा पूरी तरह चौंक गई। वो ज़ोहा से मिलने आया है। ज़ोहा से? कौन है वो? मेरे फूफो परेशान सी पहले इमाद को और फिर ज़ोहा को देखने लगी। मुझसे मुझसे भला क्यों मिलना चाहता है वो खुद कंफ्यूज हो गई। उसका कहना है कि वो ज़ोहा के लिए पराया नहीं, और ये भी कि उसका ज़ोहा की ज़िंदगी में बहुत ख़ास मकाम है। ढूंढता हुआ आया है उसे यहाँ। इमाद ने जैसे धमाका कर दिया था। मेरी फूफो तो साकित हुई ही थी। ज़ोहा को भी यूँ लगा जैसे उसके वजूद में जान बाकी न रही हो। उमर कासमी, उसका वजदान बुरी तरह से चिल्लाया था। ये किसकी आहट है दिल में? धड़कन जैसे टूट रही है। मुद्दत की गुमसुम खामोशी रफ्ता रफ्ता रूठ रही है। हाथ से मेरे छूट रही है। वो बेयकीनी के झगड़ों की जद में थी। दिल की धड़कनें इस कदर में तरतीब हुई कि उसे उनके थमने का यकीन होने लगा। अस्सलाम वालेकुम। उसी वक्त मोहित ने किचन में झांकते हुए मरियम फूफो को सलाम किया। दिमाग हंसता हुआ उसकी तरफ पलट गया। क्या यार, 2 मिनट तो टिक कर बैठ जाते। इतनी मज़े की सिचुएशन बन रही थी। ये ज़रा शक्ल देखो ज़ोहा मीर की, जो किसी से नहीं डरती। वो मोहित को सारी बात बताते हुए अब ज़ोहा का मजाक उड़ा रहा था। मोहित की उसकी जाने बुझने वाली नज़र बेसाख्ता थी। उसके चेहरे पर फैली आंसू निराश की कैफियत और फीकेपन ने मोहित को मामले की तह तक फ़ौरन पहुंचा दिया था, मगर उससे अगला लम्हा उन सबको गंग कर गया। वो मुँह पर हाथ रखे अपनी सिसकियाँ रोकती तेज़ी से किचन से निकल गई थी। ज़ोहा सुनो तो। मरियम फूफो हवास में लौटती उसके पीछे भागी थी। इसे क्या हुआ? इमाद मुतहय्यर था। खामखा परेशान किया है तुमने उसे? मोहित ने गहरी सांस भरते हुए कहा तो वो लश्कर बोला, मजाक कर रहा था यार। मैंने सोचा कि जब असलियत पता चलेगी कि बाहर तुम थे तो वो भी इंजॉय करेगी, मगर उसका रद्द-ए-अमल बहुत गैर यकीनी है। छोड़ो, यूँ भी उसे छोटी छोटी बातों पर जज्बाती होने की आदत है। इमाद को पशेमान देखकर मोहित ने बेपरवाही इख्तियार करते हुए कहा था। फिर भी यार मोहित, मैं उसे रुलाना नहीं चाहता था। इमाद बेचारा अपनी सफाई पेश कर रहा था। नॉक घुमाकर बर्नर ऑफ करते हुए मोहित ने उसे बाहर चलने का इशारा किया था। वो सोफे में धंसी बैठी थी, मगर रो नहीं रही थी। मोहित ने देखा उसकी पलकें अभी भी नम थी। शायद जज्बातियत का रेला गुजरने में बहुत वक्त नहीं लगा था। वो मरियम फूफो की तसल्ली के लिए मुस्कुराई भी थी, बेरंग और बेकशिश मुस्कुराहट। मोहित ने लब खींचे थे। फिर भी ज़ोहा, इतनी सी बात का असर लेने की क्या ज़रूरत थी? मरियम फूफो अभी भी मुतमईन नहीं हुई थी। पता नहीं क्यों फूफो, मैं डर गई थी। वो नसें झुकाए हुई थी। हाँ, तुमने सोचा होगा कि कोई अलिफ लैलवी जिन तुमसे मुलाकात का शर्फ हासिल करने को आ गया है। ये भी शुक्र है कि बेहोश नहीं हो गई। ठंडे पानी की जगह मैं उबलती चाय के छींटे मारता मुँह पर। इमाद ने दांत पीस कर कहा था, अब तो आज की तारीख में मुझसे बात भी मत करें, इतने बुरे लग रहे हैं मुझे। वो इमाद से मुकम्मल खफा थी। ये तो है ही उल्टे दिमाग का। मैं तो खुद परेशान हो गई थी कि जाने कौन आ गया जो इतने धड़ल्ले से ज़ोहा का नाम ले रहा है। मेरे फूफो मोहित को बता रही थी, कॉमन सेंस की बात है वालिदा मोहतरमा। इतने धड़ल्ले से उसकी ज़िंदगी में खास मकाम रखने का दावा तो एक ही शख्स करता है, जिसके नाम उसके जुमला हकूक़ महफूज हो चुके हैं। इमाद ने ढिठाई से कहा। तुम्हें दरसानियत भरे लहजे में बोला, हो सकता है ज़ोहा को किसी और का ख्याल आया हो। ओहो, रकीब रूसिया। इमाद ने भवें उचकाते हुए शरारत से ज़ोहा की तरफ देखा, जो एक बार फिर से हालत का शिकार हुई थी। मोहित का इशारा समझना इतना मुश्किल तो ना था उसके लिए। अच्छा, अब फिर से तंग मत करो इसे। मेरे फूफो ने ज़ोहा का दिल रखने की खातिर फिर से उन्हें डांटा था। तुम सुनाओ, आज इधर का रास्ता कैसे भूल पड़े? या फिर कोई कशिश थी जो कशा इधर खींच लाई? इमाद ने रिलैक्स होकर बैठते हुए मोहित से पूछा। तो शरारत का मकसद भी ज़ोहा ही को तंग करना था। हस्बे तवक्को उठ कर किचन में चली गई थी। मेरे फूफो ने मुतासिफाना नज़रों से उस सपूत को देखा था। इसे तुम ही कुछ समझाओ मोहित, मैं तो तंग आ गई हूँ इसकी गैर संजीदगी से। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। वो जैसे इमाद से बिल्कुल ही मायूस हो गई थी। इमाद ने हंसते हुए उठकर उन्हें गले से लगा लिया तो उनका गुस्सा भागते देर नहीं लगी थी। देखा, ये भी एक्टिंग है इसकी। वो मुस्कुरा रही थी, मगर इस बार उनके लबो लहजे में ममता का मखसूस प्यार था। फिर वो मोहित से पूछने लगी, खाना लगाऊं तुम्हारे लिए मोहित? नहीं आंटी, खाना तो मैं खा के आया हूँ। मामी कह रही थी कि आधी दफ़ा ज़ोहा को घर ले आओ, इसलिए आना पड़ा। किसी दोस्त के साथ डिनर था, निकलते निकलते देर हो गई। उसने तफसील बताई थी। ओफो, जैसे इस लड़की के बगैर तो घर चल ही नहीं सकता। मेरे फूफो को अपनी ट्रेनिंग के अधूरी रह जाने का गम सताने लगा।
چل سکتا ہے آنٹی، بلکہ بہت اچھی طرح چل رہا ہے، مگر وہ کیا ہے کہ اس ملک کی طرح ہم اپنے گھر میں بھی تقریب کا انحصار کی موجودگی کے ہر درجہ عادی ہو گئے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ مریم پھپھو اس کی شرارت پر ہنسنے لگی، مگر چھوٹی ٹرے میں چائے کے 3 مگ رکھ کر لاتی زوہا کو اس کی بات بہت بری لگی تھی۔ سن رہی ہو زوہا؟ عماد نے جلدی پر تیل چھڑکنے والی حرکت کی تھی۔ میں نے کبھی فضول باتوں پر دھیان نہیں دیا، وہ اطمینان سے کہتی بیٹھ گئی تھی۔ ڈیئر کزن، یہ وہ باتیں ہیں جو تمہیں ساری عمر سننی ہیں، دھیان بلکہ دل لگا کر۔ اتنے بیکار کاموں کے لیے نہیں رکھا اس دل کو، اور ویسے بھی آپ سے تو میں بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی۔ اسے یاد آ گیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے وہ نادانستگی ہی میں اسے ماضی کے نوکیلے کانٹوں پر ننگے پاؤں چلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس چھوٹے سے مذاق نے کیسے اس کی زندگی کی زیر و زبر کر دی تھی۔ اس نے خود کو اس ڈگمگاہٹ سے کیسے سنبھالا تھا یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ ہاں جی، اب آپ کے ساتھ باتیں کرنے والے جو آ گئے ہیں، ہماری گفتگو کو کس کھاتے میں لائیں گی آپ؟ عماد کی آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھیں۔ زوہا کی کن پٹیاں سلگ اٹھیں، مگر مریم پھپھو کی موجودگی کے باعث کوئی جلتا بھنتا جواب دینا بھی ناممکن ہی تھا۔ وہ بھی نظر انداز کر کے پھپھو کو چائے دینے لگی۔ تم نہیں پیو گی؟ انہوں نے چائے کے 3 مگ دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی چائے محیط کے حصے میں چلی گئی تھی۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں مشرقیت۔ عماد نے سر ہلایا تھا، مگر اس کی شرارت ابھی بھی واضح تھی۔ آج تم بھی رک جاؤ محیط، صبح چلے جانا، ایسی بھی کیا چلتی ہے؟ ضرور رکتا آنٹی، مگر مجھے رات کو دیر تک کوئی نہ کوئی کیس فائل اسٹڈی کرنا ہوتی ہے، اس لیے فی الوقت معذرت، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ویسے محیط یار، یہ وکالت کا دھندا تو سنا تھا مندہ ہو گیا ہے، مگر تمہاری وکالت تو ایسے دوڑ رہی ہے جیسے نئی نویلی موٹر سائیکل، بہت پاپولر ہو گئے ہیں اپنے پروفیشن میں۔ عماد اسے سراہ رہا تھا، اور واقعی اس بات میں 1% بھی جھوٹ نہیں تھا۔ محیط کی قسمت کہیں یا اپنے پیشے سے مخالص، وہ بہت کم مقدمہ ہارتا تھا۔ اس وجہ سے اس کی شہرت بہت جلد پھیلی تھی۔ اس کا انداز بیاں اور اس پر مضبوط اور اٹل الحصہ اس کے دلائل بہت ٹھوس اور حقائق پر مبنی ہوتے تھے، جن کی وجہ سے وہ مخالف وکیل کو خاص ٹف ٹائم دیتا تھا۔ خدا کا شکر ہے بس، البتہ اسٹڈیز کو میں نے کبھی پسے پش نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے خدا کا اتنا کرم ہے کہ میں چھوٹے سے چھوٹے نقطے کو بھی بڑی گہرائی سے پہنچتا اور پھر مقدمے کی تیاری کرتا ہوں۔ وہ انکساری سے کہہ رہا تھا، کسی بھی پروفیشن میں کامیابی کا گر یہی ہے بیٹا کہ اس پروفیشن سے منسلک ہر چیز میں دلچسپی لی جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات اور ترجیحات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں انہیں مد نظر رکھا جائے، تبھی آپ اپنے کام میں نکھار لا کر ترقی کے زینے طے کر سکتے ہیں، مگر ہر کوئی ایسا نہیں کرتا، یہ ایک مشقت طلب کام ہے۔ عماد نے صاف گوئی سے کہا تو محیط مسکرا دیا۔ ٹھہرا ہوا پانی ایک مخصوص مدت تک ہی صاف رہتا ہے، پھر اس کے بعد بدبو چھوڑنے لگتا ہے اور کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر میں ایک مقدمے کے دوران ایک بہت بڑے رائٹر سے ملا، موصوف ناول نگار ہے۔ یوں ہی فرصت میں تھوڑی دیر کی نشست رہی تو میرے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ وہ صرف لکھتے ہیں، پڑھتے کسی کو بھی نہیں، یعنی انہوں نے کبھی مطالعے کی غرض سے کسی کتاب کو نہیں چھوا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لکھنے کا مطالعے سے الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ عماد حیران ہوا تھا۔ وہ اس لیے کہ ان کے خیال میں اگر وہ دوسرے رائٹر کو پڑھیں گے تو ان سے ذہنی طور پر متاثر ہو جائیں گے، اور اس انداز تحریر بھی متاثر ہو جائے گا۔ مگر وہ میرے آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد بھی یہ نکتہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوئے کہ جو سالوں پہلے 70 کی دہائی سے لکھتے چلے آ رہے ہیں وہ ایک مخصوص طرز اختیار کر چکے ہیں، یعنی صرف کرداروں کو کم و بیش انہی ڈائلاگس کے ساتھ وہ اسی پرانے سانچے میں ڈال کر جو تحریر پیش کرتے ہیں اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہوتا۔ پھر بھی رو رہے تھے کہ اب پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں۔ وہ انہیں تفصیل بتائی، یہ تو ہماری فلم انڈسٹری والا حساب ہوا نا، عوام سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ وہ سنیما ہال میں فلم دیکھنے نہیں آتے۔ بندہ خدا، جب سب ایک ہی لکیر کے فقیر بنے رہیں گے، اپنے کام میں کچھ جدت اور انوکھا پن نہیں لائیں گے، تب تک کسی کی توجہ کیسے حاصل کریں گے؟ مریم پھپھو نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ یہی نکتہ میں ان محترم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب تک وہ نیا ادب نہیں پڑھیں گے جو عوام میں پسندیدگی کی سند اختیار کر چکا ہے، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ پڑھنے والے ان سے کیا چاہتے ہیں؟ فقط مشاہدے اور تخیل سے کام نہیں چلتا، زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی بھیڑ اور ہنگامے کا حصہ بننا پڑتا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر کیا سمجھے وہ حضرت؟ عماد نے تجسس سے پوچھا تھا۔ وہی
मुर्गे की एक टांग कि 70 की दिहाई से लेकर 80 के आखिर तक तो लोग उनके अंदाज़े तहरीर पर मरते थे। उन्हें सैकड़ों तारीफ खतों मौसूल होते थे। उनके ख्याल में वो तो अभी वही लिखा करते हैं, बस पढ़ने वाले ही नहीं रहे। एक बार भी उन्होंने मेरा मतमय नज़र समझने की कोशिश नहीं की कि कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते कोई एक जुमला या एक लफ्ज़ बेसाख्ता ही ज़हनी जमूद को ख़त्म करके रोशनी से फैला देता है। इससे ये मेरा मुराद लेना कि हम किसी से मुतासिर हो गए हैं बिल्कुल गलत है, बल्कि ये चिराग से चिराग जलने का अमल है, ज़हनी वसात में इजाफ़ा करने का अमल है, बल्कि हमेशा लोगों के दिल और ज़हन में रहने का गुण है। खुद को कुछ खास और अनोखा, सबसे अलग बनाए रखना, अपने प्रोफेशन में नई से नई जहत अपनाना आपको कामयाबी के ऊंचे ज़ीने पर ले जाता है। मगर वो जनाब अपने दौर में ज़िंदा रहे और मौजूद दूर के नौजवानों से शौकी, वो मुतासिफाना अंदाज में बता रहा था। वो वकील ही क्या जो एक छोटे से मुकदमे को अपने हक़ में न कर सके। ज़ोहन ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा तो चाय का खाली मग ट्रे में रखता वो चौंक गया। फिर उसके होठों की तराश में हल्की सी मुस्कुराहट खिलाई। खैर अब इतना आसान मुकदमा भी नहीं था। पत्थर में सुराख करने के लिए उस पर कतरा कतरा पानी डालते रहना शर्त है। वो कहकर नज़र फेर गई थी। उसकी रंगत बिल्कुल सर्द पड़ गई। मारे खौफ के पूरा वजूद सनसना सा गया। उसे लग रहा था जैसे इस वक्त इंतहाई रद्द-ए-अमल के तौर पर नौफिल अहमद कुछ भी कर सकता है, कुछ भी इंतहाई इक़दाम। वो तड़प कर पीछे हटी थी। नौफिल का उसकी तरफ बढ़ाया हाथ हवा में ही मुतालिक रह गया। उसके तासुरात यकलख्त ही बदले थे। इस्तेज़ाइया से हंसता वो सबा को तहरीर में मुब्तला करने लगा, मगर वहशत की गिरद अभी भी नहीं छूटी थी। ये होता है तमाशा, वो तलखी से कह रहा था। लम्हों में मैं आपको 2 कौड़ी का कर दूँ, कोई मुझे पूछेगा भी नहीं। शौहर हूँ, से काक रखता हूँ, जैसे जी चाहे वसूल करूँ। दुनिया की किसी भी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। सबा का चेहरा जैसे शाहों की जद में आकर जलने लगा। बच्ची तो नहीं थी कि उसके कहे और उनके कहे लफ्ज़ों की गहराई को ना जांच पाती। वो अभी उसी सर्द और तल्ख आवाज़ में कह रहा था, मगर मैं अपनी सतह से नीचे आना गवारा नहीं करता, कम अज़ कम मकामी होश व हवास तो नहीं। सबा के वजूद को किसी ने फिर नए सिरे से उज़ू तोड़ना शुरू कर दिया था। मेरी तवज्जो हासिल करने का आपका ये तरीका बहुत भोंदा और पुराना है। कोई नाज़ व दाद दिखाती या दिलरुबा रूप अपनाया होता तो शायद। वो रफ्ता रफ्ता मातदिल हो रहा था। और सबराक आपकी बीवी हूँ मैं, कोई बेहद भड़क कर कहते हुए वो दांतों पर दांत जमा गई थी। तो फिर अपनी हद में रहे मोहतरमा। वो अंगश्त शहादत उठाकर तंबी अंदाज में बोला तो सबा का रोम रोम जलने लगा। मैं अपनी हद ही में हूँ। ये वही हदूद है जो आपने अव्वल रोज़ से मेरे लिए मतदिन कर रखी है। तब तो आपने बहुत धड़ल्ले से कहा था कि मैं जिसको चाहे जो भी बताती रहूं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब क्यों फ़र्क पड़ने लगा? आप ही मुकर जाते हर इल्ज़ाम से। उसके लहजे में शोलों की सी तपिश उतर आई थी। मुमकिन ही ना था कि मुकाबिल ना झुल से। आप किसी से कुछ भी कहें, चाहे तो पूरे शहर में पोस्टर्स लगा दें, मगर मेरी माँ से आप एक लफ्ज़ भी नहीं कहेंगी। वो भी शोला बार लहजे में बोला था, मगर उसके आग बरसते होठ और आँखें सबा को ज़रा भी नहीं डरा रही थी। वो नादानिस्ती ही में अपनी कमज़ोरी उसके हाथ ही गया था। बहुत खूब, इसे कहते हैं बेपर की आज़ादी। उसके लबो लहजे में इस्तेज़ाइया था। वो दो बदो बोला, बहुत शौक़ है आपको आज़ादी हासिल करने का। सबा के दिल पर बड़े ज़ोर की चोट पड़ी थी, ताहम बज़ाहिर बड़े मुस्तमिल अंदाज में बोली, जिस दिन आपके दिल से अपनी बहन का घर बसे रहने की आरज़ू ख़त्म हो, उस रोज़ मुझे आज़ाद कर दीजिएगा। नौफिल ने पहले चौंक कर उसे देखा था, फिर एकदम ज़ोर से हंस दिया और यूं ही हंसते हंसते पीछे सोफे में धंस गया। माय गुडनेस, अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे, यानी कि मेरी ही दाव मुझ पर आजमाएंगी। उसके अंदाज ने सबा को हद तक का एहसास दिलाया था। मैं ना तो अखलाकियत से आ रही हूँ और ना ही एहसास से। मुझे ये सब करना होता तो मैं इतने दिन इस जबरी माहौल में ना गुजारती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे सभी मेरी चाहत रखने वाले और मेरी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठने वाले लोग हैं, मगर खुदा का शुक्र है कि मेरी ज़हनी सतह आपके लेवल की नहीं है। ऐसा मत कहिए। हर इंसान को अपने मुतालिक दावा परसाई सेब नहीं देती। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसका अंदाज सबा को बहुत अजीब सा लगा था, कुछ लगता, कुछ बेकल सा, और इसकी आंखें इस कदर शफाफ और साहिर के हर तासुर को निथार के रख देती थी। तभी तो उसके लबो लहजे से मेल नहीं खाती थी। अभी उन आँखों के रंग उसके लबो लहजे से बहुत जुदा थे। तभी इसके अंदाज में तिंदी के बजाय
دھیما پن آ گیا تھا۔ صرف اپنے بارے ہی نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں بھی اتنے اٹل دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ بعض اوقات صرف پچھتاوے ہی ہاتھ آتے ہیں۔ آپ اگر مجھے جانتے ہوتے تو آپ کی اپنی سطح سے اتنا نیچے نہیں آنا پڑتا جتنا کہ آپ آ چکے تھے۔ وہ آزادگی سے کہتی تھم سی گئی تھی، پھر قدر توقف کے بعد بولی تو آواز میں نمکینی گھلی ہوئی تھی۔ ذرا سے کھیل کے لیے اپنی اتنی زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ جو جگر رکھتے ہیں وہ زندگیوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ بے نیازی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر جو جذبات و احساسات اور کسی کا درد رکھتے ہیں وہ خود سے وابستہ ہر زندگیوں کو اپنی زندگی تصور کرتے ہیں۔ میں نہ آپ کو اپنی تصور کرتا ہوں اور نہ ہی زندگی، وہ بے حد سرد لہجے میں کہتا اپنی جگہ پر دراز ہو گیا تھا۔ سوا کے پاس کہنے کا کچھ نہیں بچا تھا۔ سمندر ہی اندر سلگتی رہی۔ تم اس قدر خبیث ہو وجی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ یہ تو بہت پرانی خبر ہے، کچھ نئی بات کرو۔ وہ پڈنگ کا باؤل اور چمچ سنبھالتا عین اس کے سامنے صوفے میں دھس گیا تو ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ ہے تو میرے لیے بھی بہت پرانی، مگر ہر بار تمہاری حرکتیں سامنے آنے پر نئے سرے سے دکھ ہوتا ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم جیلس ہو رہی ہو؟ وہ پڈنگ کا چمچہ بھر کے منہ کی طرف لے جاتا رک کر پوچھ رہا تھا۔ میں صرف تمہاری حرکتوں سے جلتی ہوں۔ ہمراہ نے فی الفور اس کی غلط فہمی کو درست کیا تھا۔ پھر اسے چھڑانے والے انداز میں بولی، تم مجھے کالج پک اینڈ ڈراپ کرنے جاتے ہو یہ فیشن شو دیکھنے؟ میں معصوم تو اپنی ڈیوٹی ہی نبھاتا ہوں۔ اب تم لڑکیاں خود ہی ایک سے بڑھ کے ایک فیشن کر کے کالج آؤ تو کیا ہم معصوم دیکھے بھی نہ؟ کیا مسئلہ درپیش ہے ہمارے مستقبل کے ممالک کو؟ لیکن مسکراتی ہوئی چلی آئی تھی۔ مجھے مسئلہ درپیش ہے اور اس مسئلے کا نام ہے وجدان میر۔ ہمراہ نے شکایتی انداز اپنایا تو وہ ہنسی، پھر وجدان نکین سے کہنے لگا، دیکھ لیں بھابھی ماں، اب لڑکیوں نے مجھے اپنا مسئلہ بنانا شروع کر دیا ہے، پھر کہتی ہے کہ ایسی نہیں ہے۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمراہ کی زبان پھسلی تو وہ فوراً بولا، دیکھا میں نے کہا تھا نا، بھائی ایک ایک کر کے بولو، ہوا کیا ہے؟ نگین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مقدمے کی کارروائی کی تھی۔ دیکھیں نا بھابھی، اب میری مجبوری ہے اس کے ساتھ کالج آنا اور آنا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں وہاں کھڑا لڑکیوں کو تارتا ہے۔ ہمراہ اس کی تائید چاہ رہی تھی۔ نگین نے گھور کر وضاحت طلب نظروں سے وجدان کو دیکھا تو وہ خالی باؤل ٹیبل پر رکھنے کے بعد اطمینان سے بولا، اب کوئی بھی ڈیوٹی لامؤاخذہ تو ادا نہیں کی جا سکتی نا؟ پورے کالج کی لڑکیاں چلی جاتی ہیں، تب یہ مجھے باہر آنے کا اشارہ کرتا ہے، جب تک کہ ساری لڑکیوں کو دیکھ نہیں لیتا۔ شٹ اپ، وہ تو میں بھیڑ کے خیال سے کہتا ہوں، وہ آرام سے بولا، مگر آنکھوں کی شرارت چلا چلا کر اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ ہمراہ دکھی لہجے میں مزید بتانے لگی، اور آج ایک دوست نے مجھ سے فون نمبر مانگا تو اس نے فر اپنا موبائل نمبر اسے نوٹ کرا دیا، مجھے اتنا برا لگا۔ اچھا، میرا نمبر بتانا تمہیں برا لگا اور اس نے فوراً نوٹ کر لیا، وہ برا نہیں لگا؟ وجدان چمک کر بولا تھا، وہ ایسی ہی تیز ترار لڑکی ہے، تم دیکھنا وہ تمہیں ضرور فون کرے گی۔ ہمراہ نے یقین سے پورے انداز میں کہا تو ناگواری سے بولا، تو ایسی دوستی رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے تمہیں؟ وہ میری دوست نہیں ہے، مگر ابھی تو تم نے کہا کہ وہ تمہاری دوست ہے۔ کلاس فیلو بھی دوستوں ہی میں شمار ہوتی ہیں، ہر کوئی نہیں ہوتی۔ اتنی فضول لڑکی سے دوستی کرنے کی تمہیں ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ حرج کر رہا تھا۔ ہمراہ سے چونک گئی، اوفو، غلطی سے میری دوست کہہ دیا، اگر وہ میری دوست ہوتی تو اس کے پاس پہلے سے میرا فون نمبر ہوتا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ فوراً مان گیا۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ ہی پہ ختم ہوتا ہے، اور آج کا ایپیسوڈ اچھا تھا کافی، اور بس مجھے وہ تھپڑ اچھا نہیں لگا، بس میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اور کہتے عماد نے تو زحا کو ڈرا ہی دیا، مطلب اس کے دماغ میں وہی آتا نا، مطلب اس کا مذاق بھلے ہی ویسے نہیں تھا بٹ اس کے دماغ میں تو یہی آتا۔ چلے کوئی نہیں، وہ سب بھی سارٹ ہو گیا۔ اور جب موہت نے کہا تھا تم نے اسے بنا وجہ پریشان کر دیا، یہ جو بھی کہا تھا نہیں اچھی تھی ہے نا، اچھی تھی نا۔ اور اچھا وجدان مجھے لگتا ہے ہمراہ کو بہت پریشان کرتا ہے، بٹ مجھے لگتا ہے شاید اینڈ میں ان کا بھی کچھ منگنی وغیرہ دکھا دے، پتہ نہیں، چلیے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ اور نوفل اس کو بہت ڈراتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے، ہاں لیکن سارٹ نہیں کرتا، وہ سب کرے گا لیکن سارٹ نہیں کرے گا۔ چلیے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔